नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों अपन 10वीं कक्षा की पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसका जो नेक्स्ट अपने आज टॉपिक रहेगा तो वो टॉपिक रहेगा गोहिल वंश और इस वंश के प्रतापी शासक रहेगा। कौन सा रहेगा? तो गोहिल वंश के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपने सेशन। 10वीं कक्षा की पुस्तक है, उसका जो अध्याय पहला है वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र रहेगा। तो मेवाड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं दोस्तों? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो मेवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं? उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। अब दोस्तों ये मेवाड़ क्षेत्र है, तो मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किसने किया? तो गोहिल वंश ने मेवाड़ क्षेत्र में शासन किया। कौन से वंश ने किया? तो गोहिल वंश ने अपने मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, अब ये गोहिल वंश क्या है? तो गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। तो अलग अलग इतिहासकार हुए, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने गोहिल वंश के बारे में अलग अलग अपने मत दिए। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इतिहासकार हुए और गोहिल वंश के संबंध में इन्होंने कौन क्या क्या कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो इनके मत क्या है उसके संबंध में आज अपन देखते हैं। तो अबुल नेक्स्ट अपने पहले आते हैं, अबुल फजल आते हैं। तो अबुल फजल ने क्या कहा? तो अबुल फजल गोहिल को ईरान के शासक नौशेखा से संबंध बताते हैं। किससे? तो अबुल फजल गोहिल को किससे संबंधित बताते हैं? तो ईरान के शासक हुए एक नौशेखा, उससे संबंधित बताया गया। किसको? गोहिलों को। और किसने बताया? तो अबुल फजल के अनुसार ईरान के शासक थे नौशेखा, उससे संबंधित बताया गया। किसको? गोहिलों को। और किसने बताया? तो अबुल फजल ने बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इतिहासकार हुए कर्नल जेम्स टोड। कौन? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? तो इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित बताया गया। तो कर्नल जेम्स टोड ने गोहिलों के बारे में क्या कहा? तो इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित बताया गया। किसको? तो अपने गोहिलों को बताया गया। किससे? वल्लभी के शासकों से संबंधित बताया गया। और किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। नेक्स्ट अगले इतिहासकार है नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा। तो नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने क्या बोला? तो गोहिलों को ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित है। मतलब इनका मत क्या है? तो गोहिलों का संबंध किससे बताया गया? तो ब्राह्मणों से बताया गया। किसने बताया? तो गोहिलों को ब्राह्मण, मतलब गोहिलों का संबंध किससे बताया गया? तो ब्राह्मणों से बताया गया। और किसने कहा? तो नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इतिहासकार हुए अपने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन से? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका क्या मानना है? इनके अनुसार क्या कहा गया? तो 566 ईस्वी में लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। किसने किया? तो राजा गोहिल हुए। गोहिल ने ही गोहिल वंश की स्थापना की। किसने की? गोहिल ने की। और कब की? तो 566 ईस्वी में। किसके अनुसार? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। ठीक है, और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? तो दोस्तों गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? तो गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ बप्पा हुआ। कौन हुए? बप्पा रावल हुए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है बप्पा रावल। बप्पा रावल का शासनकाल क्या है? तो बप्पा रावल का शासनकाल क्या है? 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बप्पा रावल के बारे में क्या कहा गया? तो राष्ट्र के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया। कब किया? 734 ईस्वी में। चित्तौड़ के शासक कौन थे उस समय? मानमोरी थे। तो मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया। ठीक है, और बप्पा ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो नागदा को बनाया। दोस्तों याद रखना, बप्पा की राजधानी क्या थी? तो नागदा थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जानकारी है, तो बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस मंदिर का निर्माण कराया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो बप्पा ने कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंगजी लकुलिस मंदिर का निर्माण कराया। और ये एक लिंगजी कौन है? ये तो गोहिल वंश के कुल देवता कौन है? तो एक लिंगजी है। कौन से है? गोहिल वंश के कुल देवता कौन से है? एक लिंगजी। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने EOR के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें लैंग्वेज भी चेंज नहीं की, ऐसा कैसा एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस का मंदिर बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया? तो बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, जानकारी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार क्या कहा गया है? तो बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। क्या था? बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। जबकि बप्पा क्या है? तो बप्पा एक कालभोज की क्या है? एक उपाधि है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है, आप याद रखना। क्या गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार क्या कहा गया? तो बप्पा का वास्तविक नाम क्या है? तो बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज है। और बप्पा क्या है? कालभोज की एक क्या है? एक उपाधि है। ठीक है, एक ग्रंथ है अपने दोस्तों वीर विनोद, और इसके रचनाकार कौन है? कविराज श्यामल दास है। कौन है? कविराज श्यामल दास। अब वीर विनोद ग्रंथ में क्या लिखा गया है? तो वीर विनोद ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, अभी तो एक क्या है? एक खिताब है। क्या है? एक खिताब है। और ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में थे। किसके? तो मानमोरी के यहाँ बप्पा रावल सेवा में थे। और जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का जब हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती किसने? बप्पा रावल ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। किसको? विदेशी सेना को। कहाँ? सिंध तक खदेड़ दिया। किसने? बप्पा
बप्पा रावल के द्वारा। और इसलिए एक इतिहासकार हुए सीवी वैद्य, उन्होंने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? तो चार्ल्स मार्टेल से बप्पा रावल की तुलना की है। अब ये चार्ल्स मार्टेल कौन थे? तो ये फ्रांसीसी सेनापति था। कौन था? फ्रांसीसी सेनापति, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया। किसने? फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया। तो दोस्तों ये बप्पा रावल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट शासक हुए इसके बप्पा रावल के बाद हुए जयद्रथ सिंह, जिनका शासनकाल क्या है? तो 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें इनके बारे में क्या कहा गया है? तो गोहिल के वंशज जयद्रथ सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया। तो क्या कौन सी राजधानी बनाया? तो परमाणु से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया गया। इसको चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब इनके समय में एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध हुआ था। कौन सा? भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। कब हुआ? 1227 में। अब ये भूताला का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो जयद्रथ सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें जयद्रथ सिंह विजय हुए और सुल्तान इल्तुतमिश को जयद्रथ सिंह ने पराजित किया। अब इस भूताला के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो जय सिंह सूरी के एक ग्रंथ है हमीर मठ मर्दन। कौन सा ग्रंथ है? जय सिंह सूरी का ग्रंथ है एक हमीर मठ मर्दन, इसमें मिलता है। इस कौन से? तो भूताला के युद्ध का वर्णन मिलता है। कब हुआ था? ये 1227 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जयद्रथ सिंह और सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य, जिसमें जयद्रथ सिंह विजय हुए थे। ठीक है, अब इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयद्रथ सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह ही हुए, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। दोस्तों वापिस से एक बार ध्यान देखो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयद्रथ सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह हुए, जिसकी प्रशंसा उसके किसने? विरोधियों ने भी की है। तो दोस्तों ये जयद्रथ सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, आप याद रखना। जयद्रथ सिंह के बाद आते हैं रतन सिंह। कौन आता है? रतन सिंह, जिनका शासनकाल क्या है? 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। कौन? तो गोहिल वंश की रावल शाखा है, उसके अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह, 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली के सुल्तान उस समय कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, और उनके आक्रमण का सामना किसको करना पड़ा? तो रावल रतन सिंह को करना पड़ा 1303 ईस्वी में। अब 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित ग्रंथ है पद्मावत। कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। किसके द्वारा लिखा गया? तब मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1540 ईस्वी में। अब पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण क्या बताया गया? तो इसका आक्रमण का कारण क्या बताया गया? तो रावल रतन सिंह की पत्नी कौन है? पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया। किसको? तो रावल रतन सिंह की पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया। अब इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा इस मंत्र को मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे है अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति कौन है? गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हो गए, तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया? जोहर किया। दोस्तों याद रखना, अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति कौन थे? तो सेनापति कौन थे? गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए, तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया गया? जोहर किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन था उस समय? तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। इसका एक ग्रंथ है, ग्रंथ कौन सा है? तो खजाइन उल फतू। कौन सा ग्रंथ है? खजाइन उल फतू। अब खजाइन उल फतू में इस आक्रमण का वर्णन किया गया। किसका आक्रमण का? तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के आक्रमण का वर्णन किया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया? तो चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया, तथा चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया? तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो खिजराबाद। अपने पुत्र के नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम में। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसके संबंध में आपको बताता हूँ। ये एग्जाम हुआ था अपने सेकंड ग्रेड का 29 जनवरी को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन है अपने अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो कौन सी रचना है? तो खजाइन उल फतू। कौन सी रचना है? खजाइन उल फतू। और इस खजाइन उल फतू का दूसरा ही नाम है तारीख-ए-अलाई। क्या है? तारीख-ए-अलाई। तो दोस्तों सेम एज इट इज जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप ये जो महत्वपूर्ण जो नोट्स है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो रतन सिंह के बाद नेक्स्ट जो अगले राजा आए हैं अपने चित्तौड़ के, वो है राणा हामिर। कौन से है? राणा हामिर। तो राणा हामिर का शासनकाल क्या है? तो राणा हामिर का शासनकाल क्या है? 1326 से 1364 ईस्वी। अब ये कौन है राणा हामिर? तो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार है। कौन है? सिसोदा ठिकाने के जागीरदार है।
ठीक है। अब 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की पुनः स्थापना की गई, किसके द्वारा? 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की पुनः स्थापना किसके द्वारा की गई? राणा हमीर, 1326 से 1364 ईस्वी, ठीक है। सिसोदा का जागीरदार होने से इसे सिसोदिया कहा गया, किसे? सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इन्हें राणा हमीर को सिसोदिया कहा जाता है, ठीक है। अब हमीर के दादा थे लक्ष्मण सिंह, अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों याद रखना, लक्ष्मण सिंह कौन थे? हमीर के दादा थे, तो अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संख्या दी गई है। दोस्तों याद रखना, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ग्रंथ है, एक प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो किससे संबंधित है? राणा कुब्बा से संबंधित है। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी प्रजनन की संख्या दी गई। क्या दी गई है? राणा हमीर को कौन सी संख्या दी गई है? तो विषम घाटी प्रजनन की संख्या दी गई, किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। विषम घाटी प्रजनन से तात्पर्य क्या होता है? कि विकट आक्रमण में सिंह के समान, किसे? विकट आक्रमण के सिंह के समान, ठीक है। नेक्स्ट जानकारी है, हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया, किसके? एक युद्ध हुआ था सिंगोली, सिंगोली कहाँ पे पड़ता है? तो बांसवाड़ा में पड़ता है। तो हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है राणा हमीर से संबंधित। तो जो भी 10वीं कक्षा की पुस्तक में जो भी जानकारी दे रही है मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने राणा हमीर के बाद शासक आते हैं, अगले शासक है राणा लाखा, महाराणा लाखा, जिनका शासनकाल क्या है? 1382 से 1421 ईस्वी तक। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। कब बने? 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक कौन था? रणमल। और रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। और रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। तो हंसाबाई का विवाह उस समय किससे होना था? तो राणा लाखा के पुत्र कौन था? चुंडा था। चुंडा से उससे हंसाबाई का विवाह होना तय था। लेकिन उस समय किसी परिस्थितिवश हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? तो राणा लाखा से हुआ। किससे हुआ? महाराणा लाखा से हंसाबाई का विवाह हुआ। तो और विवाह की एक शर्त रखी गई, उस शर्त के आधार पर हंसाबाई और महाराणा लाखा का विवाह हुआ। तो शर्त क्या थी? तो मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। मतलब क्या था? हंसाबाई और लाखा का जो पुत्र होगा, हंसाबाई और लाखा का जो पुत्र होगा वही क्या होगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। कौन होगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी। जिससे लाखा के योग्य पुत्र, उस समय योग्य पुत्र कौन था? जो उत्तराधिकारी, जो जिसका उत्तराधिकारी बनने वाला था वो कौन था? चुंडा था। तो जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। किसको? चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। फिर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि चुंडा ने आजीवन विवाह नहीं किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आगे जानकारी है, राणा लाखा के समय जावर माइंस में चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था। उस समय राणा लाखा के समय जावर माइंस में चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी, ठीक है। उसी फिर एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। क्या कराया? पिछोला झील का निर्माण कराया। एक बंजारा था उस समय, उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये महाराणा लाखा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है, इससे महाराणा लाखा के बाद अगले जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? महाराणा मोकल। कौन से है? महाराणा मोकल, जिनका शासनकाल क्या है? तो शासनकाल है 1421 से 1433 ईस्वी। अब महाराणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ, उसका जो उत्तराधिकारी जो पुत्र था वो कौन था? तो वो कौन था? मोकल, जिसका शासनकाल क्या है? 1421 से 1433 ईस्वी। अब 1421 में शासक कौन बने? तो महाराणा मोकल कौन बने? मेवाड़ के शासक बने, ठीक है। और अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया। कौन? किसने किया? संरक्षक के रूप में कार्य किसने किया? ने किया, ठीक है। अब जो हंसाबाई तो जो थी वो क्या थी? चुंडा पर बार बार संदेह करती थी। तो चुंडा को लगा कि मोकल की माता जो हंसाबाई है चुंडा पर संदेह करती थी, तो चुंडा मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। कहाँ पर चले गए? जो चुंडा थे भीष्म पितामह, वो कहाँ मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू चले गए, ठीक है। अब 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा मेरा व मेहपा परवान ने मिलकर क्या कर दी? हत्या कर दी। दोस्तों याद रखना जानकारी को, मोकल की हत्या किसने की? तो 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा मेरा व मेहपा परवान ने मिलकर हत्या कर दी। किसने कर दी? चाचा मेरा व मेहपा परवान ने। तो दोस्तों ये जानकारी है महत्वपूर्ण, महाराणा मोकल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आगे अपने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों।